कहानी की शुरुआत एक कोरियन लड़के से होती है जो उस वक्त लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। तभी अचानक कमेंट सेक्शन और उसके टीममेट उसे जल्दी से न्यूज चेक करने को कहते हैं। यह सुनकर लड़का थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी देखने का फैसला करता है। लेकिन जब वह टीवी चालू करता है तो वहाँ कुछ भी अलग नजर नहीं आता। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है कि शहर के कई इलाकों में दंगे और हिंसा भड़क चुकी है। उसी समय दरवाजे के बाहर से चीखने और डरावनी गुर्राहट जैसी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। नीचे बिल्डिंग के पास भी माहौल अजीब सा हो चुका होता है। ज्यों खिड़की खोलकर नीचे झांकने लगता है, लेकिन जो नजारा वह देखता है उसे देखकर वह डर के मारे लगभग पेशाब ही कर देता है। लोग घबराकर पागलों की तरह आगे की ओर भाग रहे होते हैं, जैसे उनके पीछे कोई भयानक चीज उनका पीछा कर रही हो। कुछ अजीब बर्ताव करने वाले लोग अचानक अपने ही साथियों को काटने और नोचने लगते हैं। ऐसी घटनाएं तेजी से फैलने लगती हैं और लगातार लोग हमलों का शिकार बनते जाते हैं। झुन्यू ऊपर खड़ा यह सब देख रहा होता है और देखते ही देखते पूरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स अफरा तफरी में बदल जाता है। झुन्नू तुरंत अपना फोन निकालकर अपने परिवार को मैसेज भेज देता है। तभी नीचे से एक तेज धमाका सुनाई देता है और अब झुन्नू पूरी तरह डर से भर जाता है। वो देखता है कि एक माँ हाथ में किचन का चाकू लेकर अपनी बेटी के पास आती है। शुरू में यह एक भावुक और शांत सा सीन लगता है, लेकिन अगले ही पल लड़की का शरीर कांपने लगता है और वह अचानक अपनी ही माँ की गर्दन पर काट लेती है। आखिर में माँ अपनी ही बेटी का शिकार बन जाती है। इसी डरावने माहौल में अचानक दरवाजे के बाहर से तेज चीखें और गुर्राने की आवाजें आने लगती हैं। जयू धीरे से दरवाजे के पीप होल से बाहर झांकता है, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नजर नहीं आता। जिज्ञासा में वह दरवाजा खोलकर बाहर की हालत देखने जाता है, लेकिन तभी अचानक एक आदमी अंदर घुस आता है। इससे जुन्यू बुरी तरह घबरा जाता है। वह आदमी बताता है कि वह उसके पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी है, लेकिन जुन्यू उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। आदमी पूरी ताकत से विरोध करता है और जाने से साफ मना कर देता है। वह कहता है कि बाहर के लोग पागल हो चुके हैं, वे किसी को भी देखते ही काटने लगते हैं। यहाँ तक कि उसके अपने बड़े भाई ने भी बिना किसी कारण उस पर हमला कर दिया। जुन्यू को उस आदमी पर थोड़ा तरस आता है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए वह फिर भी उसे बाहर भेजना चाहता है। मजबूर होकर वह आदमी कहता है कि बस उसे बाथरूम जाने दो, फिर वह तुरंत चला जाएगा। आखिरकार जुन्नू उसकी यह बात मान लेता है। इसी बीच टीवी पर एक इमरजेंसी अलर्ट आता है। उसमें बताया जाता है कि पूरे देश में अचानक एक अज्ञात वायरस फैल चुका है। जो भी इस वायरस से संक्रमित होता है वह अपनी समझ खो देता है और खून का प्यासा राक्षस बन जाता है। ऐसे लोगों को अब जम्बी कहा जा रहा है। अगर किसी को जम्बी खरोंच दे या काट ले तो वह भी इस वायरस से संक्रमित हो जाएगा। यह सुनते ही जुन्यू को याद आता है कि जो आदमी उसके घर में है उसने कहा था कि उस पर भी किसी संक्रमित ने हमला किया था। तुरंत वह किचन से एक चाकू निकालता है और बाथरूम से बाहर आते ही उस आदमी पर तान देता है। आदमी समझाने की कोशिश करता है कि वह संक्रमित नहीं है, लेकिन जुन्यू देखता है कि उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी हैं। अब वह आदमी भी महसूस करने लगता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगता है और कुछ ही पलों में वह अपना होश खो देता है और खून का प्यासा जम्बी बन जाता है। अगले ही पल वह जुनू पर झपट पड़ता है, लेकिन उस खतरे के पल में जुनू पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर धक्का दे देता है और तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। मौत के इस खतरे से बचने के बाद जुनू दरवाजे के पीछे खड़ा कांपने लगता है। अब उसे इस वायरस की असली भयानक सच्चाई समझ में आ चुकी होती है। ताकि कोई संक्रमित अंदर ना घुस सके, वह जल्दी से भारी फ्रिज उठाकर दरवाजे के सामने लगा देता है। लेकिन इस अचानक हुई घटना से वह पूरी तरह घबरा जाता है। वह अपने माता पिता को कॉल करने की कोशिश करता है ताकि पता चले वे सुरक्षित हैं या नहीं, लेकिन बार बार कॉल करने पर भी फोन नहीं लगता। जब जुनू को लगता है कि शायद उसके माता पिता मर चुके हैं, तभी अचानक उसकी माँ का मैसेज आता है। माँ लिखती है कि वह अपना ध्यान रखे और किसी भी तरह जिंदा रहे, क्योंकि अभी वे घर वापस नहीं आ सकते। इससे साफ हो जाता है कि उसके माता पिता भी कहीं फंसे हुए हैं। जुन्यू बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन वह जीने की उम्मीद नहीं छोड़ता। हालांकि घर में बचा हुआ खाना भी बहुत कम है, जिसका मतलब है कि उसके जिंदा रहने की उम्मीद भी बहुत कम बची है। वायरस फैलने के दूसरे दिन सुबह जुनू को बाहर से आती अजीब आवाजों ने जगा दिया। टीवी पर अब भी दुनिया के खत्म होने जैसी खबरें दिखाई जा रही थीं। पूरे देश के कई शहर अब ज़ॉम्बियों के कब्जे में आ चुके थे। ज्यों इंटरनेट के जरिए मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन ऑनलाइन भी उसके जैसे कई लोग फंसे हुए थे। कुछ लोग तो इस हालात में भी लाइव स्ट्रीम शुरू कर चुके थे, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें ज्यादा व्यूज और ट्रैफिक मिल सके। जुन्यू समझ जाता है कि अब किसी रेस्क्यू का इंतजार करना बेकार है। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे खुद ही कुछ करना होगा। तभी उसे याद आता है कि उसके घर में एक ड्रोन रखा है। शायद वह ड्रोन की मदद से बाहर की हालत देख सकता है। वह अपने फोन को ड्रोन से बांध देता है और उसे उड़ाकर बाहर भेज देता है। अब पूरा इलाका ज़ॉम्बियों से भरा हुआ था। सड़कें पूरी तरह उनके कब्जे में थीं और सामने वाली बिल्डिंगों में भी कई जगह ज़ॉम्बी घूम रहे थे। ड्रोन से देखने पर भी उसे कोई और इंसानी सर्वाइवर नजर नहीं आता। रात होते होते जुनू सो जाता है, लेकिन अचानक बाहर की आवाजों से उसकी नींद खुल जाती है। वो सावधानी से खिड़की के पास जाकर नीचे देखने लगता है। तभी अचानक एक गोली उसके बिल्कुल पास से गुजरती है। डर के मारे वह तुरंत जमीन पर लेट जाता है,
नीचे एक महिला पुलिस ऑफिसर अकेले ही ज़ॉम्बियों से घिर चुकी थी। उसके पास बंदूक थी और वह कुछ ज़ॉम्बियों को मार भी रही थी, लेकिन ज़ॉम्बियों से भरी सड़क पर गोली चलाने का मतलब था और भी ज्यादा ज़ॉम्बियों को अपनी ओर खींच लेना। कुछ ही देर में उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं और जैसा अंदाजा था वही होता है। अगले ही पल एक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। वह पूरी ताकत से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अकेली और चारों तरफ से घिरी होने की वजह से बच नहीं पाती। थोड़ी ही देर में कई ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं और उसे जमीन पर दबाकर बेरहमी से नोचने लगते हैं। ऊपर खड़ा जुनू यह सब देखता रहता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद ज़ॉम्बी उस पुलिस वाली को घसीटते हुए अंडरग्राउंड पार्किंग की तरफ ले जाते हैं, जैसे उसे वहीं खाने वाले हों। यह देखकर जुनू अब चुप नहीं बैठता। वो खिड़की खोलकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके और उस महिला को भागने का मौका मिल सके। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ज़ॉम्बी उसे अंधेरे में घसीट कर ले जाते हैं। जुनियो के चिल्लाने की वजह से अब दरवाजे पर जोर जोर से टक्कर की आवाज आने लगती है। बाहर के ज़ॉम्बियों को उसकी मौजूदगी का पता चल चुका था। जुनियो तुरंत हथियार उठा लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह ज़ॉम्बी का डरावना चेहरा देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत अपने शरीर से फ्रिज को धक्का देकर दरवाजे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ताकतवर होता है और जुनियो ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाता। जब उसे लगता है कि अब ज़ॉम्बी अंदर घुस ही जाएगा, तभी उसकी नजर खिड़की के पास लगी रेलिंग पर पड़ती है। वह तुरंत दौड़कर रेलिंग के बाहर लटक जाता है और मौका देखने लगता है। थोड़ी ही देर में ज़ॉम्बी कमरे के अंदर घुस आता है और जुनू पर झपटता है, लेकिन आखिरी पल में जुनू नीचे झुक जाता है और ज़ॉम्बी सीधे खिड़की से नीचे गिर जाता है। जुनू तो किसी तरह बच जाता है, लेकिन जो पुलिस वाली पहले अंडरग्राउंड पार्किंग में घसीटी गई थी वह भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। दूसरी तरफ उस ज़ॉम्बी के कमरे में घुसने से फ्रिज गिर जाता है और उसमें रखा सारा खाना जमीन पर बिखर जाता है। जो थोड़ा बहुत खाना बचा था वो भी अब खत्म हो जाता है। जुनू को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि अब उसके जिंदा रहने की उम्मीद बहुत कम बची है, ताकि बाहर के ज़ॉम्बी उसे ना देख सकें। वो जल्दी जल्दी टेप और अखबार लगाकर खिड़की को ढक देता है। भूख से परेशान होकर वह अपने घर में रखी शराब पीकर पेट भरने की कोशिश करता है। इस समय सेना भी ज़ॉम्बियों से घिरी हुई थी और कोई रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं कर पा रही थी। ज़ॉम्बियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, इसलिए सरकार ने भी लोगों से कह दिया था कि जो भी बचे हुए लोग हैं उन्हें खुद ही अपने दम पर जिंदा रहना होगा। तभी टीवी पर अचानक एक विज्ञापन आता है। उस विज्ञापन में गर्मा गर्म नूडल्स दिखाए जाते हैं। इतने दिनों से भूखे जुनियो के मुंह में पानी आ जाता है और वह अनजाने में लार निगलने लगता है। आखिरकार भूख से तंग आकर वो अपना आखिरी बचा हुआ खाना खा लेता है। उस समय उसे थोड़ा अच्छा लगता है और कुछ देर के लिए वह अपनी सारी परेशानियां भूल जाता है, लेकिन गलती से वह पानी की बोतल गिरा देता है। शुरुआत में उसे इसकी अहमियत समझ नहीं आती। जब वह नल खोलकर पानी लेने जाता है तो पाइप से एक बूंद भी नहीं निकलती। टेबल पर गिरा हुआ पानी देखकर वह उसे बेकार नहीं जाने देना चाहता, इसलिए मजबूरी में वह उस पानी को छांटकर पी लेता है। ऐसे ही 2 दिन और गुजर जाते हैं। बाहर हर जगह ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं। जुन्नू अब घर से बाहर कदम रखने के बजाय भूख से मर जाना बेहतर समझता है। उसे अब जीने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। अब जुनियो को लगने लगा था कि उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची है, इसलिए उसने खुद को पूरी तरह घर में बंद कर लिया और जैसे तैसे दिन बिताने लगा। लेकिन यह हालत ज्यादा समय तक नहीं चलती। घर में जो थोड़ा बहुत खाना बचा था वह भी खत्म हो चुका था। अब उसके अंदर जीने की इच्छा भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसी वक्त जब जुनियो पूरी तरह निराश हो चुका था, तभी अचानक उसके फोन पर उसकी माँ का एक वॉइस मैसेज आता है, लेकिन नेटवर्क खराब होने की वजह से वह ठीक से चल नहीं पाता। मजबूरी में जुनू अपनी जान जोखिम में डालकर खिड़की की रेलिंग के बाहर निकलता है ताकि सिग्नल थोड़ा बेहतर मिल सके। वह उम्मीद के साथ माँ का वॉइस मैसेज सुनने की कोशिश करता है, लेकिन जो वह सुनता है उसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। उस वॉइस मैसेज में उसकी माँ की दर्दनाक चीखें रिकॉर्ड होती हैं। नीचे सड़क पर पहले से ही कई ज़ॉम्बी जमा हो चुके थे और अब वे सब ऊपर खड़े जुनियो को घूर रहे थे। फोन में माँ की चीखें सुनकर जुनियो को डर नहीं लगता, बल्कि उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता कि उसकी माँ मारी जा चुकी है। लंबे समय से उसके अंदर जमा दर्द और दबाव अब फूट पड़ता है। वह गुस्से में घर का सामान तोड़ने लगता है, लेकिन इससे भी उसका दर्द कम नहीं होता। आखिरकार गुस्से से भरा जुनियो घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। अब वह ज़ॉम्बियों को मारकर अपनी माँ का बदला लेना चाहता था। उसके कानों में बार बार माँ की आखिरी चीख गूंज रही थी। वह तय कर चुका था कि चाहे उसे मरना ही क्यों ना पड़े, वह ज़ॉम्बियों के साथ मरने को तैयार है। वह गलियारे में खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि जितने भी ज़ॉम्बी हों सब उसकी तरफ आ जाएं। लेकिन अजीब बात यह थी कि कुछ देर इंतजार करने के बाद भी कोई ज़ॉम्बी नहीं आता। तभी मोड़ पर उसे वही आदमी दिखाई देता है जो पहले उसके घर में घुस आया था। अब वह आदमी एक ज़ॉम्बी बन चुका था और किसी लाश को खा रहा था। अचानक वह ज़ॉम्बी जुनियो की तरफ रेंगने लगता है। उसी समय जिस गलियारे से जुनियो आया था वहां से भी कई ज़ॉम्बी उसकी तरफ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। अब जुनियो
की सारी बहादुरी खत्म हो जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसने बाहर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ का रास्ता भी जंबियों से भर चुका होता है। मजबूर होकर वह लिफ्ट का बटन दबाता है। जैसे ही जंबी उसके बिल्कुल पास पहुंचने वाले होते हैं, उसी समय लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है, लेकिन उसके अंदर भी कई जंबी भरे हुए होते हैं। इसी तरह जुनू आसपास पड़े सामान का इस्तेमाल करके खुद को छिपा लेता है और जंबियों के झुंड से बचकर अपने घर की तरफ भाग जाता है। रास्ते में उसे महसूस होता है कि एक जंबी उसके पीछे आ रहा है, लेकिन किस्मत से उस जंबी की दोनों आंखें किसी ने निकाल दी होती हैं, इसलिए वह उसे ठीक से देख नहीं पाता। जुनियू दीवार से चिपक कर खड़ा हो जाता है और चुपचाप दुआ करता है कि वह पकड़ा ना जाए। आखिरकार वो अंधा ज़ॉम्बी उसके बिल्कुल पास से गुजर जाता है, जैसे कोई अंधा इंसान रास्ता टटोलते हुए चल रहा हो। मौका मिलते ही जुनियू तुरंत अपने घर के अंदर घुस जाता है, लेकिन दरवाजा बंद करते समय हुई आवाज से बाहर के जंबियों को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है। थोड़ी ही देर में कई जंबी दरवाजे के पास आ जाते हैं और उसे खोलने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसा लगता था जैसे जंबी बनने के बाद भी उनके अंदर इंसान होने की थोड़ी याद बाकी हो। जुनियू दरवाजे के हैंडल को मजबूती से पकड़कर खड़ा रहता है और इंतजार करता है कि कब ये जंबी वहां से हट जाएं। रात होते होते शहर में हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। इंसानों की देखभाल न होने की वजह से जगह जगह धमाके होने लगते हैं। आखिरकार बिजली की सप्लाई भी पूरी तरह बंद हो जाती है। अंधेरा छा जाने के साथ ही जुनियू की बची खुची उम्मीद भी खत्म होने लगती है। अब उसे समझ आ जाता है कि शायद कोई मदद कभी नहीं आने वाली, इसीलिए वह फैसला कर लेता है कि अब वह जिंदा रहने की कोशिश नहीं करेगा। उसे लगता है कि जंबियों के हाथों मारे जाने या भूख से तड़प तड़प कर मरने से बेहतर है कि वह खुद ही अपनी जान ले ले। वो एक बिजली की तार उठाता है और उसे अपने गले में लपेट लेता है, फिर नीचे रखा स्टूल अपने पैरों से लात मारकर गिरा देता है। कुछ ही पल में उसे घुटन महसूस होने लगती है। तभी अचानक बाहर से एक लाल रंग की लेजर लाइट उसकी आंखों पर पड़ती है। जुनियू हैरान होकर सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देखता है। वहां उसे एक और इंसान दिखाई देता है। एक लड़की इतने दिनों बाद पहली बार उसे कोई सामान्य इंसान दिखाई देती है। उसी पल उसके मन में फिर से जीने की इच्छा जाग उठती है। वो तुरंत छटपटाने लगता है और किसी तरह उस तार को तोड़ देता है। इस तरह उसकी जान बच जाती है। सामने वाली बिल्डिंग में जो सर्वाइवर थी वो एक खूबसूरत लड़की थी। इतने लंबे समय से जंबी वायरस फैलने के बाद पहली बार जुनियू को कोई सामान्य इंसान दिखा था। लंबे समय से अकेलेपन से जूझ रहा जुनियू खुशी से पागल हो जाता है और हाथ हिलाकर लड़की को इशारा करता है। लड़की भी उसे हाथ हिलाकर जवाब देती है। फिर वो इशारों से बताती है कि कल सुबह ठीक 7 बजे दोनों फिर से संपर्क करेंगे। लड़की का मिलना जुनियू के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन जाता है। पता चलता है कि उस लड़की की हालत भी लगभग जुनियू जैसी ही थी। वायरस फैलने के बाद वह भी अपने घर में अकेले ही जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। हालांकि सर्वाइवल के मामले में वह काफी समझदार थी, लेकिन आखिर वह भी एक लड़की ही थी, इसीलिए हर पल उसे डर लगा रहता था कि कहीं बाहर के जंबी दरवाजा तोड़कर अंदर ना घुस आएं। अगली सुबह जुनियू अचानक एक बुरे सपने से जाग जाता है। जब वो फोन उठाकर समय देखता है तो घबरा जाता है। सुबह के 7 नहीं बल्कि 11 बज चुके थे। वो तुरंत खिड़की खोलकर सामने देखने लगता है, लेकिन उसे लड़की कहीं दिखाई नहीं देती। निराश होकर वो रेलिंग पर झुक जाता है। दरअसल लड़की दूरबीन से बाहर का माहौल देख रही होती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि आसपास कोई खतरा नहीं है, तब वो अपनी खिड़की खोलती है। तभी जुनियू उसे देख लेता है। जुनियू अपने फोन पर अपना नाम लिखकर उसे दिखाता है। लड़की भी एक टैबलेट पर अपना नाम लिखकर दिखाती है। उसका नाम युबिन था। जुनियू किसी बेवकूफ की तरह बार बार उसका नाम दोहराने लगता है और यह सब युबिन सामने से देख रही होती है उसी समय अचानक युबिन के घर के दरवाजे की तरफ से आवाज आती है। दरअसल एक जंबी उसके घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वह पहले से लगाए हुए जाल में फंस जाता है। डर के बावजूद युबिन हिम्मत जुटाकर उस जंबी को मार देती है। रात को अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। जुनियू तुरंत बर्तन और बाल्टियां निकालकर बारिश का पानी इकट्ठा करने लगता है। इससे उनकी पानी की समस्या कुछ हद तक हल हो जाती है। एक और दिन बीत जाता है, लेकिन अगले दिन भूख की वजह से जुनियू की हालत खराब होने लगती है। सिर्फ पानी पीकर अब उसका पेट नहीं भर रहा था। युबिन दूर से उसकी हालत समझ जाती है। जुनू शर्म की वजह से उससे खाना नहीं मांगता और दिखाने की कोशिश करता है कि वो ठीक है, लेकिन युबिन समझ जाती है कि वह भूखा है। वो एक रस्सी में बेसबॉल बांधकर जुनियू के घर की तरफ फेंकने की कोशिश करती है ताकि वह अपने खाने का कुछ हिस्सा उसके साथ बांट सके, लेकिन दोनों बिल्डिंगों के बीच की दूरी काफी ज्यादा थी। बेसबॉल आधे रास्ते में ही जमीन पर गिर जाता है। ये सीन दोनों के लिए थोड़ा अजीब और शर्मिंदगी वाला हो जाता है, लेकिन तभी जुनियू को अपना ड्रोन याद आता है। वह आसानी से ड्रोन उड़ाकर युबिन के घर तक पहुंचा देता है। युबिन यह देखकर काफी प्रभावित होती है। हालांकि जब जुनू ड्रोन वापस लाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बैटरी लगभग खत्म हो चुकी है। इसके बाद दोनों रस्सी को अच्छी तरह बांध देते हैं। युबिन उसी रस्सी के सहारे खाने का पैकेट जुनू तक भेज देती है। इतने दिनों से भूखा जुनू जब बैग में खाना देखता है तो खुशी से झूम उठता है। वो खिड़की से ही युबिन को धन्यवाद कहता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है।
वो तुरंत यूबिन को नीचे देखने का इशारा करता है। यूबिन नीचे देखती है तो उसे पता चलता है कि उन्होंने जो रस्सी नीचे गिराई थी उसे वापस खींचना भूल गए थे। अब उस रस्सी को एक जंबी, जो पहले एक फायर फाइटर था, पकड़ चुका था। वो जंबी रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा था और अब उसकी नजर सीधे खिड़की पर खड़ी यूबिन पर पड़ चुकी थी। अब नीचे खड़ा वह जंबी, जो पहले एक फायर फाइटर था, रस्सी को कसकर पकड़ चुका था और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। उसकी नजर सीधे खिड़की पर खड़ी यूबिन पर थी। अगर वह ऊपर तक पहुंच जाता तो यूबिन के लिए बचना लगभग नामुमकिन हो जाता। जेऊ समझ गया कि उसे तुरंत कुछ करना होगा। उसने जल्दी से आसपास देखा और उसे फर्श पर पड़ी एक खाली शराब की बोतल दिख गई। उसी वक्त जॉम्बी तेजी से ऊपर चढ़ता जा रहा था। जेऊ ने तुरंत बोतल नीचे फेंक दी ताकि आवाज से जॉम्बी का ध्यान उसकी तरफ आ जाए और वह ऊपर चढ़ना छोड़ दे। लेकिन जॉम्बी को ऊपर खड़ी यूबिन ज्यादा आसान शिकार लग रही थी, इसलिए उसने जुनियू की चाल पर ध्यान ही नहीं दिया और चढ़ता रहा। यह देखकर जुनियू ने तुरंत अपने ड्रोन वाले चश्मे पहन लिए और ड्रोन को कंट्रोल करके जंबी की तरफ उड़ा दिया। ड्रोन जंबी के आसपास जोर जोर से भनभनाने लगा। इस आवाज से जंबी का ध्यान कुछ पल के लिए बंट गया और वह चढ़ना रोककर ड्रोन की तरफ देखने लगा। लेकिन कुछ ही सेकंड में जंबी ने हाथ मारकर ड्रोन को गिरा दिया। ड्रोन नीचे गिरकर टूट गया और जंबी ने जैसे ताने मारने वाली नजर से ऊपर जुनियू की तरफ देखा। जुनियू बहुत परेशान हो गया, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी जैसे ही जंबी यूबिन की मंजिल के पास पहुंचा, उसी समय यूबिन अचानक बाहर आई और अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी से जंबी का हाथ जोर से काट दिया। हाथ कटते ही जंबी संतुलन खो बैठा और सीधा नीचे गिर गया। कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर गिरकर खत्म हो गया। यूबिन ने अपनी शर्ट उठाकर पेट पर लगी चोट को देखा। इस ज़ॉम्बी भरी दुनिया में उसे अपना दर्द और डर सब कुछ अकेले ही सहना पड़ रहा था। हालांकि अब जुनियू और यूबिन एक दूसरे की मदद कर रहे थे, लेकिन उनके पास जो खाना बचा था वह बहुत कम था। अगर उन्हें जिंदा रहना था तो किसी न किसी दिन उन्हें बाहर जाकर खाना ढूंढने का खतरा उठाना ही पड़ता। जुनियू अभी भी उस दिन को याद कर रहा था जब वह पहली बार बाहर निकला था और उसने देखा था कि बाहर कितने खतरनाक हालात हैं। इसलिए बाहर जाने का विचार ही उसे अंदर तक डरा देता था। लेकिन अगर वे ऐसे ही घर में बंद रहे तो भूख से मरना तय था। अब दोनों को समझ आ रहा था कि इस जंबी से भरी दुनिया में जिंदा रहने के लिए उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा और सही मौका मिलने पर बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। जुनियू को याद आया कि उसके पड़ोसी की लाश कॉरिडोर के मोड़ पर पड़ी थी। वह हिम्मत जुटाकर वहां गया और थोड़ी ही देर में उसे वहां दो लाशें दिखाई दी। घिन और डर को दबाते हुए उसने उन लाशों की जेब टटोली और आखिरकार उसे चाबी मिल गई। उसी समय एक जंबी दरवाजे के सामने से लड़खड़ाता हुआ गुजर रहा था। जब वह जंबी दूर चला गया तब जुनियू धीरे धीरे पड़ोसी के घर का दरवाजा खोलकर अंदर गया। अंदर उसे तुरंत कोई जंबी दिखाई नहीं दिया, लेकिन बेड पर किसी की लाश पड़ी हुई लग रही थी। सावधानी के लिए उसने जमीन से एक जूता उठाकर उस लाश की तरफ फेंका। जब वहां से कोई हरकत नहीं हुई तब उसे थोड़ी राहत मिली और वह खाने की तलाश करने लगा। लिविंग रूम की हालत बुरी तरह बिगड़ी हुई थी, जिससे साफ लग रहा था कि इस घर में पहले जंबी आ चुके थे। लेकिन उस समय जुनियू ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने फ्रिज खोला तो तुरंत सड़ी हुई चीजों की बदबू बाहर आ गई। हालांकि अंदर कुछ सील बंद डिब्बे और ड्रिंक अभी भी सुरक्षित थे। इसके बाद हिम्मत जुटाकर वह उस कमरे में गया जहां बेड पर लाश पड़ी थी। वहां से उसने एक हेडफोन उठा लिया और अलमारी के ऊपर उसे ढेर सारे कैन फूड भी मिल गए। यह देखकर वह बहुत खुश हो गया। खुशी खुशी उसने वहां से एक जैकेट भी पहन ली। तभी उसकी नजर एक वॉकी टॉकी पर पड़ी। उसे मिलते ही वह बहुत खुश हुआ क्योंकि अब वह यूबिन से सीधे बात कर सकता था। जब वह यह सब सामान लेकर वापस जाने ही वाला था तब जिज्ञासा में उसने सोचा कि बेड पर पड़ी लाश को एक बार देख ही ले। लेकिन जैसे ही वह पास गया अचानक उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ा। अच्छी बात यह रही कि जुनियू ने तुरंत बेड पर पड़ी लाश को खींचकर अपने सामने कर लिया, जिससे ज़ॉम्बी के दांत उसी लाश में धंस गए। उसी मौके का फायदा उठाकर वह तेजी से उठकर बाहर की तरफ भागा। ज़ॉम्बी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। भागते हुए जुनू ने दरवाजे के फ्रेम से एक लकड़ी का टुकड़ा तोड़कर रास्ता रोक दिया और किसी तरह जंबी से पीछा छुड़ा लिया। बाहर निकलने के बाद उसे कोई जंबी नहीं मिला, इसलिए वह बिना रुके जल्दी से अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने कैन में बची हुई चॉकलेट को मजे से चाट चाट कर खाया। खाने के बाद उसने बाकी खाना और वॉकी टॉकी बैग में रखा ताकि बाद में यूबिन को दे सके। अगले दिन सुबह वह वॉकी टॉकी से आती आवाज से जागा। दूसरी तरफ से यूबिन की मीठी आवाज आ रही थी, जो सुनकर वह बहुत खुश हो गया। दोनों लंबे समय तक बात करते रहे और जंबी आपदा से पहले की जिंदगी के बारे में बातें करने लगे। जो दो लोग पहले कभी एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, अब उनकी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ने लगी थी। वे खाना खाते समय भी बात करते और सोते समय भी वॉकी टॉकी बंद नहीं करते थे, जैसे बहुत समय बाद बिछड़े दो लोग फिर से मिल गए हों। लेकिन उसी दिन अचानक जंबियों का झुंड बेकाबू हो गया और वे बड़ी संख्या में इमारत के अंदर घुसकर ऊपर की मंजिलों की तरफ भागने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने उन्हें उकसा दिया हो। जून, यू और यूबिन
दोनों फर्श पर लेटकर बिल्कुल चुप हो गए। कई ज़ॉम्बी उनके दरवाजे के सामने से गुजरते रहे। डर के मारे युबिन ने अपनी कुल्हाड़ी उठानी चाही, लेकिन गलती से उसके हाथ से पास रखा शेल्फ गिर गया। आवाज सुनते ही दूर जा रहे ज़ॉम्बी वापस मुड़ गए और आवाज के स्रोत को ढूंढने लगे। हालात बहुत खतरनाक हो गए। तभी जुनियू ने जल्दी से युबिन से उसके घर का नंबर पूछा और तुरंत पास वाले फ्लैट के लैंडलाइन पर फोन कर दिया। उस घर में फोन की घंटी बजने लगी और सारे ज़ॉम्बी आवाज की तरफ भाग गए। इस तरह युबिन बाल बाल बच गई। दोनों को समझ आ गया कि अब अपने अपने घरों में रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे मिलकर किसी ऐसी मंजिल पर जाएंगे जहां ज़ॉम्बी ना हो। युबिन ने पहले ही नोटिस किया था कि जुयू के ऊपर वाली मंजिल पर शायद कोई ज़ॉम्बी नहीं है। दोनों ने जल्दी जल्दी जरूरी सामान इकट्ठा किया। युबिन ने अपने शरीर पर रस्सी बांधी और दूसरे भवन तक पहुंचने के लिए नीचे कूदने का फैसला किया। जुनियू अभी तैयार भी नहीं हुआ था कि युबिन मेज पर चढ़कर सीधे नीचे कूद गई। कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर सुरक्षित उतर गई, लेकिन नीचे सैकड़ों ज़ॉम्बी थे। वे लगातार उस पर हमला करने लगे। युबिन बड़ी तेजी से उनसे बचती रही और कई ज़ॉम्बियों को मार भी गिराया। फिर भी ज़ॉम्बियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वह आखिर गिर गई। आखिरकार एक ज़ॉम्बी ने उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन उसने तुरंत पलटकर 2 ज़ॉम्बियों को खत्म कर दिया और जमीन से एक पिस्तौल उठा ली। तभी अचानक एक और ज़ॉम्बी ने पीछे से हमला किया। ठीक उसी समय जुनियू भी वहां पहुंच गया और डंडे से ज़ॉम्बी का सिर फोड़ दिया। दोनों ने मिलकर लड़ते हुए ज़ॉम्बियों के बीच से रास्ता बनाया और तेजी से अपार्टमेंट की ओर भागे। उन्होंने शीशे का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन ज़ॉम्बी उसे तोड़ने लगे। उसी वक्त लिफ्ट का दरवाजा खुला और वे अंदर घुसकर दरवाजा बंद करने में कामयाब हो गए। ऊपर पहुंचने पर उन्हें कोड ज़ॉम्बी नहीं दिखा, लेकिन सभी फ्लैट के दरवाजे बंद थे। तभी कॉरिडोर में ज़ॉम्बी की आवाज आई और थोड़ी ही देर में कई ज़ॉम्बी उनकी तरफ आने लगे। वे पूरी तरह गिर चुके थे। तभी अचानक एक फ्लैट का दरवाजा खुला और अंदर से एक नकाब पहने आदमी ने उन्हें अंदर खींच लिया। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था। शुरुआत में युबिन उस पर भरोसा नहीं कर रही थी, लेकिन जब उसने खुद पानी पीकर दिखाया और खाना दिया, तब दोनों ने खाना शुरू किया। उस आदमी ने बताया कि उसने काफी खाना जमा कर रखा है और जल्द ही सरकार की तरफ से रेस्क्यू आएगा। यह सुनकर दोनों बहुत भावुक हो गए। तभी युबिन की नजर घर में पड़े बेबी के सामान पर गई। उसने पूछा कि क्या उसके घर में बच्चा है। तभी अचानक जुनू बेहोश होकर मेज पर गिर पड़ा और युबिन भी चक्कर खाकर गिर गई। असल में उस आदमी ने खाने में दवा मिला दी थी। जब वे होश में आए तब जुनियू बंधा हुआ था और युबिन को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। उस आदमी की पत्नी ज़ॉम्बी बन चुकी थी और उसने उसे मारने की बजाय जिंदा रखा था। वह जिंदा लोगों को पकड़कर अपनी पत्नी को खिलाता था। उसने युबिन को भी उसी के सामने छोड़ दिया, लेकिन तभी जुनियू ने किसी तरह खुद को छुड़ाकर बंदूक से आदमी को धमकाया। इसी बीच ज़ॉम्बी पत्नी ने उर्स को काट लिया। आखिरकार युबिन ने गोली चलाकर दोनों को खत्म कर दिया। गोली की आवाज से सारे ज़ॉम्बी इमारत में घुस आए। दोनों को लगा अब बचना मुश्किल है, लेकिन तभी बाहर हेलीकॉप्टर की आवाज आई। उन्होंने देखा कि सेना सच में लोगों को बचाने आई है। दोनों तुरंत छत की ओर भागे, लेकिन वहां पहुंचने तक हेलीकॉप्टर जा चुका था। वे पूरी तरह टूट गए। उसी समय ज़ॉम्बियों का झुंड छत पर पहुंच गया। जब सब खत्म होने वाला था, तभी अचानक हेलीकॉप्टर वापस आ गया। सैनिकों ने गोलियां चलाकर ज़ॉम्बियों को मार गिराया और जुनायू और युबिन को हेलीकॉप्टर में चढ़ा लिया। फिल्म का संदेश यही है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, आखिरी पल तक जीने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। यहीं पर फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।